साथियों, एक बहुत अच्छी वैकेंसी जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं वो है एडीओ सहकारिता की। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि एडीओ सहकारिता की वैकेंसी लोअर पीसीएस के थ्रू आ जाएगी, बट इस बार के लोअर पीसीएस में एडीओ सहकारिता के पद नहीं देखने को मिले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले समय में ये भर्ती हमें अलग से देखने को मिलेगी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार एडीओ सहकारिता का जॉब प्रोफाइल क्या है, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने इस पर कमेंट किया मेरे वीडियोस में कि सर कृपया करके इसकी जॉब प्रोफाइल हमें बता दीजिए क्या होता है। तो आज के वीडियो में हम इसकी जॉब प्रोफाइल की बात करेंगे, इसके वेतन की बात करेंगे, इसके अलावा इसको मिलने वाली सुविधाएं और एक्चुअल में एडीओ जो कोऑपरेटिव होते हैं वो करते क्या हैं, ये सारी चीज़ों की आज हम बात करेंगे। अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है निशीत मिश्रा और मैं वर्तमान में एक ग्राम विकास अधिकारी हूं। और ये मुझे इसलिए भी बेहतर पता है क्योंकि हमारे ब्लॉक में एडीओ कोऑपरेटिव कार्य करते हैं, है ना। मैं आपको बता दूं, ये हमारे साथ ही कार्य करते हैं, लेकिन हमसे सीनियर है, इनका ग्रेड पे हमसे ज़्यादा है, तो एक तरीके से हमारे सर हैं ये। लेकिन काम जो करते हैं वो ब्लॉक स्तर पर ही करते हैं, हम भी ब्लॉक स्तर पर काम करते हैं, ये भी ब्लॉक स्तर पर ही कार्य करते हैं। तो आज के वीडियो में चलिए बात करते हैं कि आखिरकार एडीओ कोऑपरेटिव क्या होता है, इसकी योग्यता क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इसकी योग्यता क्या है साथियों, तो आप लोगों को पता ही है इसकी जो योग्यता है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी योग्यता की हम बात करें साथियों, तो इसकी योग्यता है स्नातक। ठीक है, आपको ग्रेजुएट इसमें चाहिए, यानी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और ग्रेजुएशन भी नॉर्मल नहीं, ग्रेजुएशन आपको या तो वाणिज्य के साथ हो, ठीक है, यानी या तो आपने बीकॉम किया हो या फिर आपने कृषि यानी एग्रीकल्चर से आपने अपनी स्नातक की डिग्री ली हो, या फिर अर्थशास्त्र यानी बीए में आपके पास इकोनॉमिक्स रहा हो। तो अगर इनमें से कोई भी डिग्री आपके पास है तो फिर आप इसके लिए योग्य माने जाओगे। याद रखना, जो सिंपल ऐसे लोग हैं जिन्होंने पीसीएम के साथ बीएससी कर लिया है या फिर बीए कर लिया है, लेकिन उसमें उनका जो है इकोनॉमिक्स नहीं था, बाकी सब्जेक्ट से हिंदी इंग्लिश वगैरह ज्योग्राफी वगैरह, तो वो इसमें पात्र नहीं होते हैं। यानी सीधी सी बात है कि ये एक स्पेशल वैकेंसी हो जाती है। ठीक है, ये एक विशेष भर्ती हो जाती है क्योंकि इसकी योग्यता भी विशेष है। तो कोई भी व्यक्ति जो सामान्य स्नातक है इसमें फॉर्म नहीं डाल सकता जब तक कि उसके पास इकोनॉमिक्स या फिर एग्रीकल्चर या फिर आपका जो वाणिज्य है यानी कॉमर्स है इसकी डिग्री ना हो। ठीक है, तो ये हुई इसकी योग्यता। अगर हम बात करें इसके ग्रेड पे की, तो इसका ग्रेड पे क्या है और उसके हिसाब से इसकी सैलरी कितनी होती है उसकी बात करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि इसका जो ग्रेड पे होता है साथियों वो होता है 4200। ठीक है, यानी बढ़िया ग्रेड पे है। 4200 ग्रेड पे की ये नौकरी है और इसका जो लेवल होता है वर्तमान में वो होता है लेवल 6। यानी ये जो भर्ती है साथियों ये 4200 ग्रेड पे की है। अब यहाँ से देखिए बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। जब आपका ग्रेड पे 4200 होता है तो आपके प्रमोशन के चांस यहाँ से बहुत खुल जाते हैं। यानी 4200 ग्रेड पे पर अगर आप भर्ती होते हो तो आपका प्रमोशन 5400 ग्रेड पे तक हो सकता है, उसकी हम बात आगे करेंगे। तो 4200 ग्रेड पे है आपका, और चूंकि अभी ग्रेड पे नहीं चल रहा है, 7th पे कमीशन में लेवल आ गए, तो ये लेवल 6 है। यानी सैलरी तो आपको बहुत बढ़िया मिलने वाली है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, अगर हम इसके वेतन की बात करें तो यहाँ पर आप वेतन भी देख सकते हो। चलिए वेतन की अगर हम बात करें साथियों तो इसका मूल वेतन होता है 35,400। 35,400 इसका मूल वेतन है। प्लस इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगी मैं आपको बता देता हूँ। 35,400 हो गया आपका मूल वेतन। इसमें आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले इसमें आपको मिलेगा 58% डीए। डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, मतलब महंगाई भत्ता। तो 35,400 का 58% ये इसमें ऐड हो जाएगा। प्लस आपको मिलेगा एचआरए। एचआरए में आपको पहले ही बता चुका हूँ, यूपी में एचआरए की जो लिमिट है वो है 700 से 1400 रुपया। वो डिपेंड करता है कि आप ए क्लास सिटी में हो, बी क्लास सिटी में हो कि सी क्लास सिटी में हो, उसके आधार पर आपको यहाँ पर एचआरए मिलेगा। तो ये सब अगर आप जोड़ दोगे, है ना, मूल वेतन ही आपका इतना बढ़िया है, तो ये सारी चीज़ें जब आप जोड़ दोगे तो करीब करीब जो आपका वेतन आएगा, जो इनहैंड सैलरी आएगी वो करीब करीब 50,000 प्लस आएगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। 51-52 हज़ार के आसपास आएगी। ये मैं आपको तब बता रहा हूँ जब आप 10% एनपीएस भी कटवा दोगे, उसके बाद की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एनपीएस नहीं कटवाओगे तो उसमें तो 55-56 हज़ार के आसपास पहुँचेगी, लेकिन एनपीएस कटने के बाद आपके पास इन हैंड करीब करीब 51,000 या हम कहें 50,000 के प्लस आपकी सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। तो वेतन इसका बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग सैलरी ही आपको 50,000 प्लस मिलेगी, तो क्या चाहिए और, है ना। और ये मैं तब बता रहा हूँ जब आप बिल्कुल छोटे से किसी शहर में, किसी छोटे से ज़िले में, किसी छोटे से ब्लॉक में आप पोस्टेड होगे तब, है ना। तो उसके हिसाब से यहाँ पर सुविधाएं आपको बहुत बढ़िया मिल जाती हैं। ठीक है,
तो ये हुआ इसका वेतन, ठीक है। तो अंतिम वेतन करीब करीब आपको 50,000 प्लस यहाँ पर मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार इसका कार्य क्या है। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि ये करता क्या है, ठीक है। एक्चुअल में इसके बारे में लोगों को सही से जानकारी नहीं है, क्योंकि ना ये जानकारी आपको मिलेगी यूट्यूब पर, ना ही कहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत कम जानकारी उपलब्ध है एडीओ सहकारिता के कार्यों के बारे में। तो इसका जो सबसे प्रमुख कार्य है वो है सहकारी समितियों का निरीक्षण। अब देखो सहकारी समिति क्या होती है पहले आप ये समझ लो, ये आपके एग्जाम के लिए भी जरूरी है, क्योंकि कल को जब आप पेपर दोगे एडीओ का तो उसमें ये पूछा जा सकता है। तो अगर आपने कभी संविधान पढ़ा हो, अभी इस बातें पढ़ा ही होगा, तो भारतीय संविधान के भाग 9 में और 9 में भी भाग 9B में, ठीक है। तो भारतीय संविधान लिख देता हूँ, भारतीय संविधान के भाग 9B में आर्टिकल 243ZH से लेकर के आर्टिकल 243ZT तक, 243ZS से 243ZT तक आपको उल्लेख मिलता है किसका, सहकारी संस्थाओं का, याद रखना है ना। तो सहकारी संस्थाओं का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243ZS से 243ZT तक मिलता है। अब ये सहकारी समितियां होती क्या हैं, जरा इसकी हम बात कर लें कि आखिरकार ये सहकारी समितियां हैं क्या। देखो बहुत छोटे से एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि आखिरकार सहकारी समितियां क्या हैं, तो आप सबने नाम सुना होगा अमूल का, सुना है नहीं? अमूल का नाम पूरे देश में हर व्यक्ति ने सुन रखा है। अमूल एक सहकारी समिति है। अमूल के अलावा आपने नाम सुना होगा, जो लोग खेती से जुड़े हुए हैं उन्होंने नाम सुना होगा इफ़को का। इफ़को भी क्या है, इफ़को भी एक सहकारी समिति है। सहकारी समिति का मतलब है कि कुछ लोग कुछ प्राइवेट लोग मिलकर के एक संस्था बना लें और उससे कुछ ऐसा प्रोडक्शन करें जिससे उनको आर्थिक स्तर पे मदद होने लगे। तो इस प्रकार की समितियां कहलाती हैं सहकारी समितियां। सरकार इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, इनको बहुत ज़्यादा सुविधाएं भी देती है, इनको आर्थिक मदद भी करती है। तो ऐसे में जो आपका सबसे प्राइमरी जो काम रहता है वो रहता है सहकारी समितियों का निरीक्षण। यानी आपके क्षेत्र में, क्षेत्र आपको कौन सा मिलेगा, क्षेत्र आपको मिलेगा ब्लॉक का, है ना। तो जो आपका ब्लॉक होगा ना, उस ब्लॉक में जितनी भी सहकारी समितियां होंगी, उस क्षेत्र पंचायत में जितनी भी सहकारी समितियां होंगी, उनका निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन करने की जिम्मेदारी आपकी है। नियम ये कहता है कि आपको साल में कम से कम 4 बार सहकारी समितियों का निरीक्षण करना है। एक सहकारी समिति का निरीक्षण कम से कम 4 बार साल में होना चाहिए। यानी हर 3-3 महीने के अंतराल पर आपको जाकर के चेक करना है कि समितियां ठीक से कार्य कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, कहीं उनमें कोई गड़बड़ घोटाला तो नहीं हो रहा है या केवल कागजों पे ही नहीं चल रही हैं। ये सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। आप एडीओ कोऑपरेटिव के तौर पर जाकर के इसको चेक करेंगे एक निरीक्षक के तौर पर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, सरकारी खाद का वितरण कराते हैं एडीओ एएसबी, ठीक है। याद रखना सरकारी खाद कहाँ से मिलती है, तो कभी भी आप जो यूपी के वो सब लोग जानते हैं, सरकारी खाद ब्लॉक से मिलती है। तो ब्लॉक में सहकारी केंद्र बना होता है, उस सहकारी केंद्र में जो खाद मिलती है उस खाद को सही तरीके से वितरण कराने की जिम्मेदारी किसकी है, एडीओ कोऑपरेटिव की है। एडीओ कोऑपरेटिव साहब खुद वहाँ बैठते हैं और खाद का वितरण कराते हैं। इसीलिए दुनिया भर के, देखो मैं आपको बताऊँ अभी कुछ दिन पहले की बात है, संभवतः अगस्त के आसपास, तो मैं एडीओ कोऑपरेटिव सर के पास बैठा हुआ था हमारे ब्लॉक पे जो है, तो उस समय खाद का जो है मामला चल रहा था। तो उनके पास दुनिया भर के नेताओं के कॉल आए, अरे सर हमें दिलवा दीजिए, हमें दिलवा दीजिए। नेतागिरी इसमें जो है होती है, ठीक ठाक होती है, क्योंकि खासकर जो किसान यूनियन वाले लोग हैं, अब तो बहुत सारी किसान यूनियन बन गई हैं दुनिया भर की, हर गली में एक किसान यूनियन है। तो उनके नेता जो है आपसे संपर्क करेंगे, अरे साहब हमारा आदमी है ये, इसको आप खाद नहीं दे रहे हो, ये नहीं दे रहे हो, वो नहीं दे रहे हो। तो थोड़ा सा इसमें भी आपको मैनेज करना पड़ेगा, है ना, अपनी बातों से लोगों को संतुष्ट करना पड़ेगा। तो खाद, क्योंकि खाद में बहुत राजनीति होती है ना, खाद वितरण जब होता है तो आप लोगों को भी पता होगा लोग जुगाड़ भी लगाते हैं। तो खाद वितरण सही से हो जाए ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फिर किसान हंगामा काटेगा, हमें खाद नहीं मिल रही, हम खेती कैसे करें। तो ये एक प्रमुख जिम्मेदारी होती है एडीओ कोऑपरेटिव की कि सरकारी खाद का वितरण वो सही से कराए, ठीक है। तीसरा इसका इंपॉर्टेंट काम होता है जन चौपाल की अध्यक्षता करना। जैसे जन चौपाल क्या होती है, हो सकता है आपने ये ना सुना हो। देखो जन चौपाल क्या होती है, प्रत्येक ब्लॉक में जितने भी ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं उनके पास क्या होती हैं, पंचायतें होती हैं, ठीक है। उस पंचायत पर क्या होता है, उस पंचायत पर प्रत्येक महीने, मतलब ऐसा नहीं कि हर पंचायत में हर महीने होगा, रोस्टर के हिसाब से क्या होता है, पंचायतों में जन चौपाल लगती है, ठीक है। उस जन चौपाल में क्या होगा, उस जन चौपाल में भाई आप सेक्रेटरी हैं तो आप तो रहोगे ही रहोगे, ऑब्वियस बात है, प्रधान जी भी रहेंगे।
लेकिन उस जन चौपाल के बनाए जाते हैं नोडल अधिकारी, या हम कहें बनाए जाते हैं प्रभारी, है ना। तो प्रभारी के तौर पर कौन जाते हैं? प्रभारी के तौर पर एडीओ साहब जाते हैं, है ना। वो एडीओ पंचायत भी हो सकते हैं, वो एडीओ आईएसबी यानी एडीओ आरडी भी हो सकते हैं, और एडीओ कोऑपरेटिव भी हो सकते हैं। यही 2-3 एडीओ ब्लॉक पर काम करते हैं। तो अगर आप एडीओ कोऑपरेटिव हो तो फिर आपको जन चौपाल की अध्यक्षता भी करनी पड़ेगी। अध्यक्षता का क्या मतलब है? आप जन चौपाल में जाएंगे और जनता की जो डिमांड है उनको सुनेंगे, जनता की समस्याओं को सुनेंगे और उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ऑब्वियस बात है ना। तो जन चौपाल ब्लॉक में जो होती हैं उनकी अध्यक्षता भी, क्योंकि रोस्टर के हिसाब से नंबर आता है ना। तो ऐसा तो है नहीं केवल एडीओ कोऑपरेटिव को ही सारी की सारी जन चौपालों की अध्यक्षता करनी है, ऐसा नहीं है। एडीओ पंचायत भी करते हैं, एडीओ आईएसबी भी करते हैं, एडीओ समाज कल्याण भी करते हैं, और एडीओ कोऑपरेटिव भी करते हैं। तो सबका बारी से नंबर आता है और ये लोग पंचायतों में जा करके, यानी आपको पंचायत में जाना पड़ेगा। अब पंचायत में जाओगे तो इसका मतलब ये भी है, यहाँ पर एक छुपा हुआ मीनिंग मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो जॉब है ये फील्ड की जॉब है, याद रखना। यानी इसमें ऐसा नहीं कि केवल आप ऑफिस में ही बैठे हो, आपको फील्ड में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप निरीक्षण करोगे तो क्या ऑफिस से बैठ के थोड़ी कर लोगे, है ना। तो ये फील्ड की जॉब है, ठीक है। आपको निरीक्षण करना है, जन चौपालों को भी देखना है। अब जैसे खाद का वितरण केवल ब्लॉक में नहीं होता है, और भी जगह होता है, तो वहाँ पर भी जाके आपको निरीक्षण करना पड़ेगा। यानी ये जो नौकरी है साथियों कैसी है, ये फील्ड की जॉब है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट काम होता है एडीओ आईएसबी का, मतलब एडीओ कोऑपरेटिव का, वो है आवास की जांच करना, ठीक है। गांव में जब भी आवास किसी को मिलता है, तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूं। देखो, गांव में जो आवास मिलता है वो 3 स्तर पे मिलता है। 3 स्तर पे उसकी जांच होती है। सबसे पहले स्तर पे जांच करते हैं सचिव यानी सेक्रेटरी, ठीक है। दूसरे स्तर पे फिर से सचिव जांच करते हैं, ठीक। और तीसरे स्तर पे जांच करते हैं एडीओ, ठीक है। हाँ, लेकिन चूंकि एडीओ इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, तो तीसरे स्तर पर भी एडीओ के साथ साथ सचिव भी जांच करने जाते हैं, लेकिन अपनी पंचायतों पे नहीं जाते हैं, ठीक है। वो अपनी पंचायतों पे नहीं जाते हैं, मतलब जो पंचायत आपको मिली है उसकी आवास की जांच आप नहीं करोगे, वो कोई अन्य क्षेत्र में जाकर के, अन्य किसी पंचायत में जाकर के आप जांच करोगे। अब आवास की जांच का क्या मतलब है यार? जैसे मान लो किसी ने आवास के लिए आवेदन किया और उसका नाम जो है प्रधानमंत्री आवास में या मुख्यमंत्री आवास में आ गया, साहब इनको मिलना है, तो ये जांच करना होता है कि आखिरकार ये व्यक्ति पात्र है या नहीं, कहीं अपात्र तो नहीं है, कहीं धोखा देके तो इसने अपना नाम शामिल नहीं करा लिया, या बहुत सारे तरीक़ों से लोग इसमें फर्जीवाड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा और आपको क्षेत्र में जाकर के ये चेक करना पड़ेगा कि वो संबंधित व्यक्ति वास्तविकता में आवास के लिए पात्र है या नहीं, पीएम आवास और सीएम आवास के लिए। तो ये इनके कुछ प्रमुख काम हैं जो ये करते हैं। ऐसा नहीं है कि यही 4-5 काम है, काम बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक वीडियो में इनको कवर कर पाना संभव नहीं है। मोटे मोटे तौर पर यही इनके काम हैं जो ये करते हैं। आप किसी भी एडीओ से मिलोगे तो मेनली यही आप देखोगे, यही वो काम कर रहे होंगे। अब बात करते हैं इनका प्रमोशन कैसे होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो इनका जो प्रमोशन होता है, अब एडीओ तो हैं ही, ठीक है। तो एडीओ जब आप बन जाओगे उसके बाद आपका प्रमोशन होगा, ठीक है। और प्रमोशन होने में 7 से 10 साल का समय लग जाता है, नॉर्मल बात है ये यूपी में, क्योंकि अब बहुत स्लो चलता है प्रमोशन। तो 7 से 10 साल बाद आप बन जाओगे सहायक जिला सहकारी अधिकारी, या अपर जिला सहकारी अधिकारी भी इसको बोल देते हैं। तो 7 से 10 साल बाद आप बन जाओगे जिला स्तर से एक रैंक छोटे अधिकारी आप बन सकते हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर जो है आपका ग्रेड पे हो जाएगा कितना, यहाँ पर आपका ग्रेड पे हो जाएगा 4600, क्योंकि 4200 पे तो आप हो ही। और यहाँ पर कुछ समय बाद 8 से 10 साल नौकरी करने के बाद आप बन सकते हो उपनिबंधक। उपनिबंधक का जो ग्रेड पे होता है ये होता है कहीं कहीं 5400 होता है और कहीं कहीं 4800 भी होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप एडीओ बनते हो तो ये पूरा चांस है कि आप 5400 ग्रेड पे तक जा सकते हो। 5400 ग्रेड पे का मतलब हो गया जो जिला स्तर के अधिकारी का ग्रेड पे होता है, चाहे एसडीएम हो, चाहे डीपीआरओ हो, चाहे डीडीओ हो, इन सब का ग्रेड पे 5400 है। तो यहाँ तक आपके जाने के चांस हैं, यहाँ तक आप जा सकते हो, ठीक है। तो यानी कहने का अर्थ ये है कि काफ़ी बढ़िया यहाँ पर एक हायरार्की है और प्रमोशन भी आपको मिल जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि प्रमोशन मिलेगा नहीं, हमारी तरह के वीडियो बने और वीडियो से रिटायर हो गए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको प्रमोशन मिलने के पूरे चांस रहते हैं। और आप निश्चित रूप से, अगर आप कम एज में भर्ती होते हो, आप 21, 22, 25 साल में भर्ती हो जाते हो, तो आप निश्चित रूप से 5400 ग्रेड पे तक चले जाओगे। जिला स्तर के अधिकारी का रैंक आपको मिल जाएगा प्रमोशन के माध्यम से, ठीक है। अब बात करते हैं और इन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं साहब। जैसे क्या इनको कार मिलती है, क्योंकि भैया अधिकारी है तो क्या कार मिलती है, तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं, कार इनको नहीं दी जाती है,
ठीक है। कार का प्रावधान अभी नहीं है, आपको सरकारी तौर पर कोई कार नहीं मिलती है। आपकी खुद की कार है तो आप चलाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कार के लिए सरकार आपको कार नहीं देगी, भले फील्ड की जॉब है, और कार नहीं देगी तो पेट्रोल वगैरह का पैसा भी यहाँ पर नहीं मिलता है। आवास मिलता है क्या? तो बिल्कुल हाँ, अगर आप चाहें, क्योंकि आप ब्लॉक लेवल पे काम कर रहे हो तो ब्लॉक पर बहुत सारे आवास बने होते हैं। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। ग्राम विकास अधिकारियों के लिए भी आवास होते हैं, खंड विकास अधिकारियों के लिए भी आवास होते हैं। तो ब्लॉक स्तर पे आवास होते हैं। अगर आप चाहें तो आवास ले सकते हो, उसके लिए कुछ पैसा कटता है, 700-800 रुपये कटता है, वो आप कटवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आवास आपको मिल जाएगा सरकारी, अगर खाली है तो निश्चित रूप से आवास मिल जाएगा आपको। फिर आता है क्या इनको मेडिकल सुविधा मिलती है? तो जैसा कि मैंने कई वीडियो में बताया है, आप लोगों को नहीं पता है, आप पहली बार आए हैं तो इसको एक बार फिर से सुन लीजिए। जितने भी राज्य के कर्मचारी होते हैं उन सभी के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस राज्य कर्मचारी चिकित्सा योजना चल रही है, जिसके अंतर्गत सभी राज्य कर्मचारियों को निजी अस्पताल में यानी प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवाया जाएगा, मतलब कैशलेस। और सरकारी अस्पताल में आप जितना चाहें उतना इलाज करवा सकते हैं, नो लिमिट है इसकी, कोई सीमा नहीं है। आप जितना इलाज चाहें, जितना इलाज उस अस्पताल में संभव होगा उतना आप करवा सकते हो। तो प्राइवेट अस्पताल में 5 लाख तक का, और सरकारी अस्पताल में कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना करा सकते हैं। और ये आपको मिलेगा और आपके परिवार और आप पर आश्रित लोगों को, सबको ये मेडिकल सुविधा यहाँ पर मिलती है। तो ऑल एंड ऑल अगर मैं बात करूँ, ऑल एंड ओवर बात करूँ मैं, तो कुल मिला के एक अच्छी जॉब है ADO ISB की, ठीक है। काम भी कोई इतना ज़्यादा या प्रेशर वाला नहीं है जो आप परेशान हो जाओ। हाँ, जब खाद वितरण का समय आता है तब तो दबाव होता है, बाकी ऑल ओवर देखें तो नौकरी बढ़िया है, क्योंकि प्रमोशन इसमें बहुत अच्छा है। अगर आप 20, 22, 25, 26 तक की उम्र में भी अगर आप ADO कोऑपरेटिव बनते हो तो निश्चित रूप से रिटायर होते होते आप 5400 ग्रेड पे पर पहुंच जाओगे। तो इस लिहाज से नौकरी बहुत अच्छी है, ठीक है। आपका कोई डाउट हो या आप कोई सवाल पूछना चाहते हो मेरे से, तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए उपस्थित रहूँगा, ठीक है। जैसे मुझे समय मिलेगा मैं सारे रिप्लाई कर देता हूँ। तो मुझसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लो, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो भाई, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।